हेलो फ्रेंड्स, टीजीटी और पीजीटी विद्यार्थी के लिए जीएस 40 नंबर पे अगर पकड़ है तो उनका रिजल्ट 100% हो जाता है। अगर टीजीटी पीजीटी जो 40 मार्क्स पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज़ से, जीएस से जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर 30 प्लस उनका मार्क्स आ जाता है यहाँ से तो 100% उनका रिजल्ट हो जाता है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन आप देखते होंगे 65 से 70 के बीच में यदि आ जाए और यहाँ 32 और 36 के बीच में अगर हम लोग कंप्लीट करें तो आराम से रिजल्ट बन जाता है। उसी तरीके से पीजीटी वाले विद्यार्थी का, पीजीटी विद्यार्थी और टीजीटी वाले विद्यार्थी के लिए 9, 10, 6 to 8, 11, 12 कहने का मतलब है कि जीएस जहाँ से नंबर उठाया जा सकता है ना, जहाँ से आप नंबर को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा भी अगर टाइम दिया जाए तो 100% आपका 32-35 नंबर आ जाता है। और इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जीएस की अगर हम लोग बात करें तो ये जो जीएस है यह आपके ना मेरिट लिस्ट का हिस्सा बन जाता है। अगर मेरिट में आपको लाना है, आप चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट हो, तो आपको जीएस से 40 नंबर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जीएस 40 नंबर में अगर हमको 32 और 36 के बीच में नंबर लाना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले एक बार सिलेबस पे हम लोग चर्चा करते हैं, और सिलेबस को बेहतर तरीके से जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि यदि हमें 5 सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ने हैं, यदि हमको जीएस में जीएस 40 नंबर के लिए अगर हमको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो ये तो तय है कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 8-8 प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ना। जैसे में इतिहास हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा, साइंस हो जाता है, गणित हो जाएगा और करेंट अफेयर्स हो जाएगा, है ना। इतना ही सब्जेक्ट पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन में जो 2 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, पीजीटी में आपको 1 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे जहाँ से 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। बाकी हम लोग जीएस 40 की बात करें सॉरी, तो यहाँ पे देखिएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में सिर्फ अगर 1 या 2 किताब पे फोकस किया जाए तो सारे के सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, और आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी ही पढ़ना है। यदि एससीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका 8 में 8 भी बनेगा। थोड़ा देर की अगर मान भी लेते हैं कि सारे सब्जेक्ट में अगर 7-7 नंबर लाते हैं तो फिर 35 हो जाता है। अगर 6-6 नंबर लाते हैं, है ना, तब भी 30 हो जाएगा। तो यहाँ से नंबर उठाना बहुत इजी होता है, बस ये समझना होगा कि हमको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। अगर इतना कुछ समझ में आ जाए है ना, अगर इतना कुछ आपको समझ में आ जाए तो फिर दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। जैसे में हम लोग इतिहास की बात कर रहे हैं तो इतिहास में हमको इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही प्रश्न पूछा जाता है, इधर उधर से बिल्कुल प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो आपके सिलेबस में है उसी के संदर्भ में प्रश्न पूछता है। तो 8 प्रश्न यहाँ से बनते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है ना। यहाँ से ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत सारी किताबें पढ़ना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। सटीक किताबें पढ़िए, ओरिजिनल किताबें पढ़िए। सटीक किताबें, ओरिजिनल किताबें पढ़ते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना। उसी तरीके से हम लोगों को ज्योग्राफी में 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से सिर्फ हमको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है ना, भारत का भूगोल पढ़ना है। उसी तरीके से यहाँ साइंस देखेंगे हम लोग। साइंस में फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से तीनों मिलाकर के यहाँ से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी 9th और 10th का भी पढ़ लेते हैं तो आपका इसी से 8 का 8 प्रश्न मिल जाएगा। और बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, है ना, जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन साइंस और मैथ होगा। साइंस और मैथ जिसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन होगा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 16 नंबर ऑलरेडी उनका तैयार है। किसी विद्यार्थी का हो सकता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब्जेक्ट कम्बिनेशन में हो, तो यहाँ से हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनका भी 16 नंबर यहाँ पे तैयार है। तो यहाँ पर देखिए गणित, मैथ की बात करें तो मैथ में अगर आप बिहार सरकार की जो किताबें हैं 8th और 9th 10th इतना भी बना लेते हैं
तो आपका सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा, है ना। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मैथ में 100 में 100 नंबर आता है, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा समझ हो, थोड़ा सा बेसिक अगर कंप्लीट है तो यहाँ 8 में 8 नंबर लाया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। करंट अफेयर्स से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके लिए दिमाग पे प्रेशर मत बनाइए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सबसे पहले यही हमको समझ में आना चाहिए, और ये जब तक समझ में नहीं आएगा आपका नंबर उठेगा ही नहीं। यहाँ से अगर आप चाहते हैं यहाँ से हमारा 30 प्लस नंबर आ जाए, है ना, 30 प्लस नंबर आ जाए, तो आपको अपने सिलेबस का स्टडी एक बार करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। कहाँ से पूछे जाते हैं, हमको सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करना चाहिए, है ना, तब जाकर के हमारा 32 और 36 के बीच में मार्क्स आ जाता है। यहाँ से नंबर उठाना बहुत ईजी है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स कम से कम 8 माह का पढ़ना होगा। करेंट अफेयर्स जो है 8 माह का पढ़िएगा, तब जाकर के आपको 7 प्रश्न 8 प्रश्न बन जाएगा। और बहुत ज़्यादा कहें तो इसमें मतलब बहुत गहराई में जाकर के प्रश्न नहीं पूछता, बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्न पूछता है, ये भी समझना होगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास इतिहास है, भूगोल है, साइंस है, गणित है ना, करंट अफेयर्स है। एक बात समझिएगा, इसके लिए बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जो सार संग्रह लेकर के दिन रात लगे होंगे। सार संग्रह आप पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी SCERT को, जो बिहार सरकार की किताबें है, उसको पढ़ लेता है और सटीक तरीके से पढ़ता है, तो सार संग्रह 6 महीना तक रटने वाले विद्यार्थी उतना नंबर नहीं लाएंगे जो सटीक किताब पढ़ करके विद्यार्थी कंप्लीट करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सार संग्रह आप पढ़ते हैं, चलिए कोई बात नहीं, सार संग्रह आप पढ़ते हैं, NCERT का सार संग्रह होगा, है ना। तो जब प्रश्न आपके बिहार के संदर्भ में पूछेगा, इतिहास से जब प्रश्न पूछेगा, ज्योग्राफी से जब ये बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछेगा आपसे, तो पता चलेगा कि आपके सार संग्रह और NCERT, है ना, NCERT दोनों फेल हो गया, है ना। जब आपसे पूछेगा, जब आपसे प्रश्न पूछेगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम किसका दे रहे हैं, तो बिहार सरकार की, बिहार सरकार का BPSC के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है BPSC टीचर TRE 4.0। तो 4.0 कंडक्ट जब कराई जा रही है, तो प्रश्न भी बिहार के संदर्भ में पूछेगा, है ना। जितने भी राज्य हैं, जब आप राज्य में आप शिक्षक का एग्ज़ाम लेने जाते हैं, तो उसके संदर्भ में, उस राज्य के संदर्भ में प्रश्न पूछता है, तो फिर बिहार इसको लेकर के पीछे क्यों रहेगा। तो जब आपसे इतिहास, है ना, और भूगोल और जब करंट अफेयर्स जब बिहार के संदर्भ में पूछेगा, तो कैसे बनेगा। चलिए, बिहार के संदर्भ में करंट अफेयर्स में विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करता है। तो बिहार के संदर्भ में अगर पूछेगा, तो आपको SCERT की किताब ही पढ़ना पड़ेगा। और SCERT की किताब पढ़ने वाले, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को अगर बिहार के संदर्भ में पढ़िएगा, तो 8 का 8 प्रश्न बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ NCERT से काम चल जाएगा, तो NCERT से पढ़िएगा, तो मुझे नहीं लगता कि 5 प्रश्न भी आपका सही होगा। सार संग्रह भी पढ़ लीजिए, तो 5 प्रश्न भी सही नहीं हो पाएगा। इसलिए किताबों का अध्ययन करना जरूरी है। जैसे भूगोल, तो भूगोल में यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर बिहार का भूगोल भी आपको पढ़ना होगा, तब जाकर के 8 में 8 प्रश्न बनेगा, है ना। अगर बिहार के, जैसे मानते हैं कि हमको नदी तंत्र पढ़ना है, भौगोलिक संरचना पढ़ना है, तो यदि हम बिहार के संदर्भ में प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर हमें 8 में 8 नंबर नहीं मिलेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम SCERT का ज्योग्राफी पढ़ ले, भूगोल पढ़ ले, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। SCERT की किताब है आपके पास, 6ठी क्लास से लेकर के 10th क्लास तक सब नहीं पढ़ना होता है। यही तो मुश्किल है, यही तो मुश्किल है कि हमें इस बात को समझना होगा। और ये तब समझ में आता है जब आप सिलेबस का स्टडी करते हैं और विगत वर्षों में जितना भी प्रश्न पूछा गया है आपसे, उन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, है ना, उसका सर्जरी करके देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि अच्छा, हमें इन सारे प्रश्नों को पकड़ने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, है ना, क्या पढ़ना चाहिए।
तो आप इतना याद रखिएगा कि बिहार के संदर्भ में कोशिश करिएगा आप पढ़ें, और बिहार के संदर्भ में SCERT से बेहतर बुक्स हो ही नहीं सकता। SCERT बहुत ही बेहतर किताबें हैं, SCERT और NCERT। ऐसे भी पूर्व जो अध्यक्ष थे BPSC के, उन्होंने ये बात कहा था कि यदि आपको टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, तो एक बार NCERT और SCERT का अध्ययन करके आइएगा। कोई गाइड है ना आपको काम नहीं देगा, ये भी बात बोला गया था। तो कम से कम इतना ज़रूर सोचिए कि एक बार अध्ययन कर लीजिए। जैसे मानते हैं कि आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन में, है ना, सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपको पढ़ना है, तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन हो सकता है कि आपका इतिहास हो, तो इतिहास भी तो ऐसे ही पढ़ना है आपको, इतिहास भी तो यही पढ़ना है। अगर इतिहास के संदर्भ में आप पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हमारा 40 इतिहास में, है ना, अगर 40 प्रश्न पूछा जाता है इतिहास में, है ना, और आप सोचते हैं कि 32 या 36 नंबर हम यहाँ पर लेकर के आए, और सिर्फ NCERT से, NCERT आप अपना संदर्भ रखते हैं, तो यकीन मानिए इतना से काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर ये SCERT पढ़ने वाले विद्यार्थी ये बात कहते हैं तो इनसे हो जाएगा, NCERT में नहीं होगा। अब फिर यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आपको लगेगा कि NCERT की वैल्यू यहाँ पे कम क्यों बताई जा रही है। बात वो नहीं है, बात ये है कि जब प्रश्न आपके बिहार के संदर्भ में पूछेगा तो NCERT में ये नहीं मिलेगा, SCERT में मिलेगा, है ना। उसी तरीके से ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन होगा, तो आपको SCERT की किताबें और NCERT दोनों पढ़ना होगा, है ना। तो इस तरीके से आपका GS का 40 नंबर सब्जेक्ट कम्बिनेशन से ही कंप्लीट हो जाता है। ये बड़ी बात नहीं है। तो इसको समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम एक बार चीज़ों को समझिए, है ना, तब जाकर के तैयारी करिए। ऐसा नहीं होता है कि आप डायरेक्ट MCQ उठा लिए और कहीं से आप प्रारंभ कर देते हैं। कहीं से प्रारंभ करिएगा, है ना। तो यहाँ पे जितने भी आप देखते होंगे YouTube पे, है ना, वो भी नहीं समझ पा रहा होगा कि हमको पढ़ाना क्या है ना। और साथ ही साथ अगर आप भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या है, तो आप ऐसे ही अपना टाइम बर्बाद कर देंगे, है ना। टाइम बर्बाद मत करिए, अभी बहुत कीमती समय है आपके लिए। 4.0 ये लास्ट बार होने वाला है ना। हो सकता है कहीं अगली बार अगर दे तो आदमी ऐसा करे, लेकिन ऐसा नहीं लगता, है ना। तो आपको भी अपनी तैयारी लास्ट ही समझ के करना चाहिए, है ना। इसमें कितना समय दीजिएगा माँ बाप को, कितना उनको वेट कराइएगा, आप ही बताइए। वेट करते करते आपका भी, है ना, एनर्जी डाउन हो जाएगा। इसलिए वेट मत कराइए। अब 3-4 महीने का जो टाइम है ना, एकदम पूरा का पूरा एनर्जी लगा दीजिए, ताकि आपका इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन में 65 और 70 के बीच में लाइए, है ना। और GS में जो है, GS में यहाँ 32 और 36 के नंबर के बीच में नंबर लेकर के आइए, फिर आपका जो रिजल्ट है ग्रांटेड हो जाएगा, है ना। इस पे वर्क करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। अगर 32 नहीं भी आता है तो 30 तो आ जाएगा। इस तरीके से वर्क करिए और रणनीति में काम करिएगा तो नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ना शुरू करें, कहीं से भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर दें तो फिर मुश्किल हो जाता है, नंबर नहीं मिलता है। और कम से कम आपको बताते हैं लगभग 60 से 70% विद्यार्थी जो हैं यही काम करते हैं, है ना। प्रैक्टिस सेट उठा लिए किसी का भी और वहीं से शुरू कर देते हैं। अभी भी देखिएगा प्रैक्टिस सेट मार्केट में बहुत सारा बिकता है ना, 40 नंबर के लिए। और 40 नंबर के लिए जो लोगों ने प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया है, जो बनाया है, वो कहीं कहीं से डाला हुआ है। उसको भी पता नहीं, जो प्रैक्टिस सेट बनाया उसको भी ये पता है या नहीं है कि हमको इतिहास में क्या करना है, ज्योग्राफी में क्या करना है ना, साइंस में क्या करना है। बहुत ईजी है, आप ज़्यादा परेशान मत होइए। आराम से सटीक जो किताब है, जो ओरिजिनल किताब है बिहार सरकार की, उन किताबों का व्यवस्था करिए। NCERT को ले लीजिए, हर जगह मिलता है, और उस पर ज़्यादा फोकस करिए। 9th और 10th का अगर आप साइंस पढ़ लेते हैं तो 8 का 8 प्रश्न बन जाएगा। सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाले के लिए तो पूछना नहीं है, बहुत ईजी हो जाता है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपको रणनीति के तौर पे सोच समझ के करना होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से पढ़ना शुरू कर दीजिए, कुछ भी करना शुरू कर दीजिए तो आपके लिए तय करना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए सिलेबस बड़ा हो जाएगा, है ना। पहले इसका स्टडी करिए। GS 40 नंबर का इतना ईजी दिया हुआ है कि आराम से 32-36 के बीच में नंबर ला सकते हैं, आराम से 30 प्लस तो कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगा। यहाँ पे नंबर लाया जा सकता है, वो भी अच्छे तरीके से।
देखिए एक काम करिए, सबसे पहले डेली का कम से कम, है ना, डेली का, यानी कि डेली का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, है ना। डेली का करंट अफेयर्स जो है ना, डेली का करंट अफेयर्स 1 घंटा रोज पढ़िए, क्योंकि कम से कम आपको 8 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीएस में 8 में 7 आ जाए, 8 में 8 आ जाए, है ना, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो लेकर के आते हैं, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो न्यूज़पेपर पढ़ने वाला विद्यार्थी का करंट अफेयर सबसे बेहतर होता है ना। आपको शिक्षक बनना है, आपको टीचर बनना है, तो न्यूज़पेपर का अध्ययन आपके, है ना, ज़िंदगी में होते रहना चाहिए, शुमार रहना चाहिए, आदत बनी रहनी चाहिए। करंट अफेयर्स हो गया। उसके बाद मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है ना। मैथ अगर 8 में 8 नंबर लेना चाहते हैं तो इसका भी 1 घंटा, है ना, 1 घंटा डेली इसका प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, है ना। आराम से 8 में 8 नंबर आपके हाथ में रहेगा, 100% 8 में 8 नंबर बन जाता है। बिहार के विद्यार्थियों का मैथ, है ना, बचपन से ही बहुत बढ़िया रहता है। बाई चांस से कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जिसका मैथ खराब हो, है ना, क्योंकि ये धरती जो है मैथमेटिक्सियन लोगों का है, ये विरासत रहा है, इसीलिए हर बच्चों के, है ना, कुछ आए या ना आए, लेकिन मैथ में वो माहिर होता है। तो 8 नंबर ऑलरेडी आपके पास हो जाएगा। सिलेबस भी बहुत सोच समझ के बनाया गया, सिलेबस भी है बहुत सोच समझ के बनाया गया, ताकि लड़का यहाँ से अपना मार्क्स उठा सके, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है कि 2 सब्जेक्ट पे आप फोकस करिए। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री होगा, है ना, और प्लस में वो ज्योग्राफी रखे होंगे, या हो सकता है पॉलिटी होगा, या हो सकता है इकोनॉमिक्स होगा, है ना। उसी तरीके से साइंस के साथ मैथ का कॉम्बिनेशन है, तो जिनका साइंस और मैथ कॉम्बिनेशन है ऑलरेडी उनकी पकड़ बहुत अच्छा बन जाता है, तो साइंस और मैथ यहाँ उनको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है नहीं, आराम से इतना नंबर वो लेकर के आते हैं। अगर कोई विद्यार्थी जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना, तो उसको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, मैथ पढ़ना होगा और साइंस पढ़ना होगा। आराम से, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। वही किताब SCERT की किताबें, है ना, SCERT की किताबें जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बेनिफिट पहुंचाएगा, और यही किताबें हैं जो आपके जीएस में फ़ायदा पहुंचाता है। सिर्फ आपको अलग से करंट अफेयर्स पढ़ना है, बाकी वही किताब है जो सब लोग पढ़ते हैं, है ना। 6 to 8, 9 to 10, है ना, 11 12 सब के लिए वहीं पढ़ते हैं। 11 12 के लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। सब्जेक्ट का डिमांड होने लगता है, सब्जेक्ट पे पकड़ मायने रखता है, सब्जेक्ट की समझ ज़्यादा मायने रखता है वहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ जीएस की जो बात हो रही है, जीएस में ऐसा कुछ नहीं है। जीएस में अगर बढ़िया समझ है, अगर आपके पास रणनीति है, तो आराम से 32-36 नंबर ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर यदि आपने सिलेबस का, अब सवाल बनता है ना, अब हम लोग जो सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको समझने के बाद अब दिमाग में आएगा कि यदि हमको 32 और 36 के बीच में नंबर लाना है, तो अब हमें क्या करना होगा, है ना, क्या करना होगा। सबसे पहली बात, है ना, क्या करना होगा ताकि हमारा नंबर 32 से 36 के बीच में आ जाए। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहला हमने आपको कहा था कि सिलेबस को समझिए, और सिलेबस को समझने के बाद जो सिलेबस में दिया हुआ है उन सारे सब्जेक्टों को कंप्लीट करिए। और सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, हमने कहा था कि SCERT की किताबें पढ़िए, और SCERT की किताबें पढ़िए, और चाहें तो आप इसमें NCERT भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो दोनों को मिला के पढ़ते हैं, है ना, बेनिफिट है। उसके बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए इसका, यानी कि जब भी आप पढ़ते हैं, है ना, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन आपका फैक्ट होना चाहिए, और आपका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। फैक्ट और कॉन्सेप्ट,
यानी कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो हाइलाइटर से आप हाइलाइटर करते रहिए, नहीं तो आप चाहते हैं, है ना, कि कॉपी में फटाफट इसका फैक्ट लिख ले और बार बार उसको रिवाइज करें, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है। अब उसके बाद देखिए, जब आपने सिलेबस का अध्ययन किया और सिलेबस के अध्ययन के अकॉर्डिंग आपने सटीक किताबें, एकदम ओरिजिनल किताबें चुना, और वो है आपका SCERT और NCERT। जब SCERT और NCERT किया तो आपने इसका एक बार, है ना, सिलेबस को कंप्लीट किया, स्टडी कर लिया। स्टडी करने के बाद जो दोबारा काम हमारा जो है, जो आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, इन्फॉर्मेशन को जो आपने कलेक्ट किया है फैक्ट के रूप में और कॉन्सेप्ट के रूप में, उसको यहाँ पर बार बार रिवाइज करना है ना, यहाँ पर रिवीजन करना है आपको। कहने का मतलब है कि इसी इन्फॉर्मेशन को हमें प्रैक्टिस करना है बार बार, है ना, प्रैक्टिस। और यही रिवीजन और प्रैक्टिस करने का अगर मौका आपको 3 से 4 बार अगर मिला तो समझिए कि 32 से 36 नंबर मिल जाएगा। 32 से 36 नंबर मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। रिवीजन कहा जाता है कि जो लोग सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और ऐसा नहीं कि 10 किताबों पे फोकस करना है, आपने जो पढ़ा है उसी का बार बार रिवीजन करना है, उसी का बार बार प्रैक्टिस करना है ना। एक किताब को बार बार प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने का मतलब होता है पहली बार जो आपने बुक को पढ़ा उसी का रिवीजन अभी करना है। बाद की बात है कि हमको प्रैक्टिस सेट बनाना है, बाद की बात है। जब आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, सिलेबस का स्टडी कर लेते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी कर लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, तब लास्ट में जा कर के आप, है ना, प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, है ना, प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। और आप लोग चाहें तो कभी कभी प्रैक्टिस सेट में जैसे 40 नंबर में जब आप प्रैक्टिस बनाते हैं, प्रैक्टिस सेट बनाइए तो आपको खुद पता चलेगा। अगर आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं किए रहेंगे तो बहुत ऐसे विद्यार्थी 18, 20, 14 इस तरह से नंबर लेकर के आता है। लेकिन अगर सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए 27, 28, 29, 30 इस तरह से नंबर आना शुरू हो जाता है ना। सिलेबस को जानना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब ये हो जाए तो कोई आलतू फालतू का प्रैक्टिस सेट भी मत लीजिए। विगत वर्षों में बिहार सरकार के द्वारा, यानी कि BPSC के द्वारा जो आया हुआ है, BPSC ये पूर्वावलोकन जो देख रहे हैं आप, है ना, इसी को लीजिए, एक ही किताब लीजिए, 10 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। यही BPSC जो देख रहे हैं 69 तक दिया हुआ है, 70 ऐड नहीं किया अभी तक, लेकिन हो सकता है नया अगर आ गया हो तो आप लोग ले लीजिए। इसी को हमको, है ना, जितने भी प्रश्न हैं, और सब नहीं पढ़ना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मैंने कहा था कि 5 ही, जिसमें 4 आपको फोकस करना है। यहाँ पे आपको 4 ही फोकस करना है। हिस्ट्री का जितना भी प्रश्न पूछा हुआ उसको बनाइए, ज्योग्राफी का जितना प्रश्न पूछा हुआ उसको बनाइए, है ना। विगत वर्षों में 10-10 प्रश्न पूछा होगा मैथ का यहाँ पर बनाइए, और साइंस का बनाइए, है ना। यहाँ से करंट अफेयर्स नहीं पढ़िएगा, इसका कोई बेनिफिट नहीं है ना। ये पुराना सब करंट अफेयर्स हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप SPD की जो किताबें हैं, है ना, SPD की जो किताबें हैं करंट अफेयर्स का मंथली जो आता है, आप उसी पे टारगेट करिए। आपको 8 नंबर का सवाल है, 8 में 8 यहीं से मिल जाएगा। इस पे टारगेट करिए, सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि शुरू से शुरू करें, और इसमें भी ध्यान देना जरूरी होगा। इसमें भी आपको टारगेटेड किया गया है कि मॉडर्न इंडिया ही पढ़ना है, और मॉडर्न इंडिया में सारे नहीं पढ़ने हैं, है ना। 1707 से नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ पे 1885 से लेकर के 1947 तक पढ़ना है, इतना याद रखिए। बहुत कम पेज में है ना, इतना ही तो समझना है, यही तो नहीं समझ में आता। अगर ये समझ में आ जाए तो आपका 30-32 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसी बात को समझना होगा। जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में तो सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे पढ़िएगा तो आपका 3 ज्योग्राफी यहाँ से मिलेगा, है ना। एक हो जाएगा तो इंडियन ज्योग्राफी है, एक हो जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और एक हो जाएगा बिहार ज्योग्राफी है। हमको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है यहाँ से, है ना। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, और इंडियन ज्योग्राफी में भी हमारा, है ना, कुछ बिंदु है जिस पे फोकस करना है। बिहार में भी कुछ बिंदु है, हमें फोकस करना है। यहाँ से आपको निकालने की कला होनी चाहिए। समझ में आएगा तो निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर आप इतिहास ज्योग्राफी उठाइएगा शुरू से, और पता चलेगा कि 200-250 प्रश्न कर रहे हैं, है ना। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे साइंस की बात करेंगे। तो साइंस कोई बात नहीं, साइंस में भी ज़्यादा ये नहीं है। साइंस में आप पढ़ लीजिए, फिजिक्स भी है ना, केमिस्ट्री भी है, और बायोलॉजी है ना।
इस किताब से सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपके GS 40 नंबर के लिए सब कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, लेकिन ध्यान में रहना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ठीक है, इतना समझ में आता है तो फिर आपके लिए तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। नंबर काहे नहीं आएगा, है ना। अगर आप रणनीति के अनुसार काम करिए, डिसिप्लिन के साथ काम करिए तो बहुत बड़ी बात नहीं होता है नंबर को उठाना। नंबर उठाने के लिए एक रणनीति में होना चाहिए। 4 घंटा भी अगर पढ़ते हैं डेली, 6 घंटा भी अगर आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए 3-4 महीने के अंदर में आपका, है ना, 30-32 नंबर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर भी देखिए, हम लोगों ने हमारे यहाँ एक कम्बो बैच भी स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। जैसे GS, है ना, GS 40 नंबर के लिए अभी तो ऑफ़र चल रहा है। GS 40 नंबर के लिए 399 रुपये में, है ना। और प्लस में इसके साथ क्या है, इसके साथ होमवर्क सीरीज दिया जा रहा है। इसके साथ होमवर्क सीरीज है, होमवर्क सीरीज इसके साथ है ना। और ये होमवर्क सीरीज ये 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 5 मार्च से, एकदम धमाकेदार, है ना। प्रैक्टिस सेट से सफलता की ओर, इसमें पूरे डिटेल से टॉपिक वाइज, है ना, यहाँ पर टॉपिक वाइज आपके सारे टेस्ट करवाए जाएंगे और फुल टेस्ट भी होगा, फुल टेस्ट भी होगा, है ना। अगर आपका कमी हो रहा है किसी भी तरीके से, अगर आपको लगता है कि इसमें हमारा मार्क्स नहीं आ रहा है, तो हम बात करेंगे आपसे कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। यदि हमारा टारगेट 30 प्लस में अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कमी रह गई है, क्या करना चाहिए इसके लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग इस पर बात करेंगे, है ना। और अगर अलग से आप लेना चाहते हैं, सिर्फ होमवर्क सीरीज यदि आप लेना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपये में है। अभी ये सबसे ज़्यादा चल रहा है, सबसे ज़्यादा। और इसमें हमारे सारे टॉपिक वाइज जो सब्जेक्ट हैं इस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। यानी कि एक प्रश्नों को इस तरीके से आदमी कवर कराए कि एक टॉपिक भी आपका हो, और यहाँ पे वही बात होगा जो सिर्फ सिलेबस में होगा। जैसे आप GS 40 नंबर की अगर बात करते हैं तो GS 40 नंबर में जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपका होमवर्क सीरीज होगा। SCRT और NCRT पैटर्न होगा। SCRT और NCRT जो बिहार सरकार की जो किताबें हैं वह पैटर्न यहाँ पर होगा। सारे के सारे प्रश्न आपको, जैसे आप देखते होंगे GS 40 नंबर या PRT का एग्ज़ाम देखते हैं या PGT TGT में देखते हैं, जो SCRT के उदाहरण भी डायरेक्ट प्रश्न उठाया और वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ करके जाता है तो बनाता है ना। SCRT किताब में डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे NCRT से देखते हैं साइंस ऐसे ही उठाया और डायरेक्ट वैसे ही प्रश्न दे दिया। तो जो लोग अगर पढ़ करके जाते हैं वो बना करके आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो आधारित होगा SCRT और NCRT आधारित हो जाएगा। SCERT और प्लस NCERT आधारित हो जाता है। ठीक है, चलिए इतना आप करते हैं तो 100% आपका 32 और 36 के बीच में नंबर आ जाता है। और सब्जेक्ट कम्बिनेशन में आराम से 32, 65 और 70 के बीच में लाइए, ग्रांटेड आपका रिजल्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।